बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर में थे और वहां से उन्होंने देश के लिए हुंकार भरी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने आतंकी ठिकानों पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमारी सेना ने जबरदस्त हमले किए। इन सब की चर्चा तो की ही, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो आपने सुन लिया है, लेकिन पीएम आज पहुंचे कहाँ थे? क्योंकि देखिए आदमपुर एयरबेस जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के पीएम खुलकर प्रचार कर रहे थे कि हमने तो आदमपुर बेस बर्बाद कर दिया है, विमान वहां टेक ऑफ नहीं कर पा रहे। प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर सबसे बड़ा सबूत पूरे विश्व को दे दिया। सिंदूर मिटाने वालों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। आज पीएम ने यह कहा है, मोदी ने बीकानेर के नाल एयरबेस का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इसे निशाना बनाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। इसके उलट सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान बेस हमने बर्बाद किया। हमने उनके नूर खान बेस, अलग अलग जगहों पर ये जो चर्चाएं चलती थी कि क्या हम कभी रावलपिंडी, क्या हम कहीं जाकर उनके अलग अलग जो बेसेस हैं सरगोदा, वहां पर हमला करेंगे, ये सब हमारी फौज ने किया है और इसीलिए पूरे देश को इस पर गर्व है। लेकिन वहीं पर विपक्ष लोकतंत्र है जिसमें कुछ सवाल भी कर रहा है और इसीलिए हमने सोचा कि आज युवाओं के बीच ये सवाल जवाब होना चाहिए। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि यहाँ पर मौजूद युवा आज सवाल करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। अतुल लौंडे पाटिल साहब हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़े हैं और सत्य प्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के समर्थक हैं, नेता हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत माता की पहलगाम में आज से ठीक 1 महीने पहले दहशतगर्दों ने हमारी 22 बहन बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए थे। ऐसा पहली बार हुआ जब आतंकियों ने धर्म पूछ कर सैलानियों का नरसंहार किया। उन्होंने पूछा कि हिंदू कौन है, खाली हिंदू पूछा, कह रहे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, मार दिया। जिसके बाद हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के अड्डों और पाक के सैन्य ठिकानों को धुआं कर दिया। आज पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर पहुंचे, जहां पीएम ने पहले करणी माता के दर्शन कर विधि विधान से पूजन किया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकियों को पता चल गया है कि सिंदूर जब बारूद बनता है तो क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है? इसी कड़ी में अतिरिक्त सेना सेवानिवृत्त पीएम मोदी ने बीकानेर बॉर्डर पर हुंकार भरी, जिसकी गूंज पाकिस्तान के बहावलपुर और रहीम यार खान एयरबेस तक पहुंची। वही एयरबेस जिसे भारतीय सेना ने तबाह कर डाला। पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है, आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया कि नया भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। पीएम ने फिर दोहराया कि अब अगर पाक से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। बीकानेर में पीएम मोदी ने एक बार फिर सौगंध खाई कि देश नहीं झुकने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की,
मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मजदूर की जेब बीकानेर में 40 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने पाकिस्तान और वहां छिपे आतंकियों के आकाओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ही अब न्याय का नया स्वरूप है। एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल का बदला हमारी सेना ने 22 मिनट में पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने तबाह करके ले लिया। अब बारी उसे दुनिया के सामने एक्सपोज करने की है। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। मोदी ने कहा कि अब आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना ही समय और तरीका तय करेगी। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो वहां मौजूद लोगों का जोश हाई दिखा। वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पीएम को भाषण रोकना पड़ा। लेकिन मोदी सरकार पर विपक्ष के हमले जारी हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि 1 महीने बाद भी पहलगाम के आतंकी क्यों नहीं पकड़े जा सके। विपक्ष विदेशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने को लेकर भी सवाल उठा रहा है। आतंकवादियों को तो पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, वो तो आपकी प्राथमिकता वो है। प्राथमिकता सांसदों को भेजने की नहीं होनी चाहिए। आपने 50-60 सांसदों को विदेश यात्रा पर भेज दिया, लेकिन मुख्य प्रश्न है कि वो 6 आतंकवादी कहाँ हैं? हर राष्ट्रीय संकट को महज चमक दमक वाले पीआर अभियान में लपेटने की भाजपा की जो प्रवृत्ति है, लोकतांत्रिक मूल्यों को काफी नुकसान इसके वजह से पहुंचा है। क्या ये जो गालियां दे रहे हैं राहुल गांधी, खड़गे साहब, जयराम रमेश जी, कि ये जा रहे हैं पीआर पीआर पीआर, क्या होता है यार? इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खात्मा जारी है। पहले शोपियां, फिर त्राल और अब किश्तवाड़ में सेना ने दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला दिया। आज तक ब्यूरो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय का यह बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डीजीएमओ ने जानकारी तब दी पाकिस्तान को, हमने पहले मारा फिर पाकिस्तान को जानकारी दी, हमने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल किया। ये एमईए की तरफ से कहा गया है। स्ट्राइक के बाद डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी। आइए आपको सुना देते हैं रणदीप जायसवाल, जो कि प्रवक्ता हैं एमईए के, वो क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान को बताया, एक बार जब हमने उनको मारने के बाद बताया डीजीएमओ के तहत के मार्फत से कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपके जो हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड था वो हमने किया है, और उसके बाद हमने बनाया, तो घटना के बाद बताया। एनी इंडिया पाकिस्तान एंगेजमेंट हैज टू बी बायलैटरल। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू that talks and terror don't go together. On terrorism itself, as I had said earlier, we are open to discussing the handing over to India of noted terrorists whose list was given to
Pakistan some years ago. ये तमाम बातें विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले भी कही गई हैं, लेकिन इस बार खास तौर पर बताया गया है कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत तब हुई जब हमने हमला कर दिया था। लेकिन विपक्ष के सवाल हैं, क्योंकि एस जयशंकर साहब के विदेश मंत्री के एक बयान को लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विपक्ष के जितने भी सवाल हैं, सरकार सत्ता पक्ष के एक सांसद के तौर पर, एक प्रवक्ता के तौर पर आप कैसे जवाब देंगे? और वो तो उस डेलीगेशन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप लोगों ने टूरिज्म के लिए भेजा हुआ है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है, लोगों को भटकाने के लिए आप डेलीगेशन भेज रहे हैं। देखिए, पहली बात मेरा मानना है कि वो भारत के सभी दलों ने के सांसद जा रहे हैं भारत की एकजुटता प्रदर्शित करने। वो जो ध्यान भटकाने वाली बात कर रहे हैं, अरे भाई उनके नेता तो कहते हैं हम ध्यान लगाने के लिए विदेश जाते थे या फिर देश को बांटने के लिए विदेश जाते थे। वो विषय छोड़ देना चाहिए, इस समय ईमानदारी से साथ में रहना चाहिए। रही बात इसकी कि जो विदेश मंत्री जी के इस बयान की बात कही गई थी, भाई कांग्रेस पार्टी 55-56 साल सरकार चला चुकी है। अगर आर्मी कोई या डिफेंस फोर्सेस कोई एक्शन लेने जा रही हैं तो ये विदेश मंत्रालय को पता ही नहीं हो सकता। ये सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बीच की बात है। इवन इस ढंग के ऑपरेशंस इतने गोपनीय होते हैं, यदि सेना की कोई स्ट्राइक कोर जा रही होगी तो सिर्फ उस स्ट्राइक कोर को पता होगा और आर्मी चीफ को पता होगा, दूसरी कोर को नहीं पता होगा। अगर एयरफोर्स का कोई स्क्वाड्रन जा रहा होगा तो सिर्फ उस स्क्वाड्रन लीडर को पता होगा और चीफ को पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता होगा। तो कोई ये कहे कि विदेश मंत्रालय को पता था तो मुझे लगता है इसका मतलब बेसिक जानकारी भी सरकार के बारे में नहीं है। हां, अब एक बात जरूर बताना चाहते हैं जो अभी स्पष्ट किया गया। हमने जब ऑपरेशन पूरा हो गया रात 1:30 बजे पाकिस्तान को बताया कि हमने इस ढंग से टेरर कैंप्स के ऊपर स्ट्राइक की है। हमने आपके किसी सिविलियन टारगेट को नहीं मारा है और ना ही किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को मारा है। अब इसके बाद अगर आप बात बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। हमारी तरफ से अपना काम पूरा कर दिया, क्योंकि आज का भारत वो है जो घुसता भी है, मारता भी है और फिर बताता भी है कि हाँ हमने आपके घर में घुस के मार दिया है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो करणी माता मंदिर के दर्शन किए और बीकानेर में, पहले मैं एक विषय थोड़ा सा बता दूं दर्शकों के लिए भी। ये करणी माता जी का मंदिर ये वही है जिसको आपने कई बार देखा हो जहां खूब सारे चूहे पाए जाते हैं, ना किसी को परेशान करते हैं ना कुछ करते हैं। ये एक दिव्य जो संस्कृति है भारत की उसका प्रतीक है। और ये जानते क्या बताता है, जब आप करणी माता के आगे श्रद्धा से शीश झुकाते हैं तो आप देश में कहां से जुड़ जाते हैं। उत्तर में वैष्णो देवी, दक्षिण में कन्याकुमारी, तो पूर्व में कामाख्या, तो पश्चिम में मुंबा देवी और ढाका की ढाकेश्वरी और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जाके आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है, भले वो इलाका देश में कहीं भी चला गया हो। ये है इस देश का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कैसे धर्म और संस्कृति इस देश को जोड़ती है। परंतु एक बात प्रधानमंत्री जी ने कही ना, जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा था उनके घर उजाड़ दिए, जिन्होंने हिंदू पूछ के मारा था उनको उस मुकाम तक पहुंचाया है कि मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के, एक दौर था भारत में आतंकवादी घटनाएं होती थी, वो सुभान अल्लाह बोलते थे, अब या अल्लाह बोलने की स्थिति आ गई, वो मोदी जी ने पहुंचाया। तो उसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि बहुत दिन तक भारत और हिंदू समाज को समझाया गया कि एक चांटा पड़े तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। मैं कहता हूं वो दिन चले गए। अब जो हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, जिसकी अभिव्यक्ति प्रधानमंत्री जी ने की है, उसे अटल जी की कविता की उस पंक्ति में कहना चाहूंगा जो बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो पहला छंद है, अब हम वो स्वरूप दिखाएंगे कि मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की भयंकर ध्वनि रचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेखर जलथल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अतुल लौंडे पाटिल साहब, अब मोर्चा आप संभालिए। 26/11 के बाद हमने क्या किया, बनाम पहलगांव के बाद हमने क्या किया, या उरी और उसको बाद में छोड़ देते हैं, पहलगांव से कंपेयर करते हैं। ये कह रहे हैं हमने नया नॉर्मल बनाया है, देश में कोई भी आतंकी घटना होगी हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। ऐसे में क्या आप इसके साथ नहीं है? ये तो एकदम तय है, पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी विदेशी ताकत के खिलाफ पूरा देश इकट्ठा खड़ा है। ये कई बार हम कह चुके हैं। अभी इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की सुधांशु जी ने, कि देश के विदेश मंत्री को ये बात पता ही नहीं हो सकती है। फिर देश के विदेश मंत्री गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री देख रहे थे, इस्तीफा देकर लात मार के भेज देना था मंत्रिमंडल से बाहर। नहीं भेजा उन्होंने, क्योंकि इससे संदेश क्या जाता है कि हमने पहले ही बता दिया था। ये सारे बच्चे अंग्रेजी जानते हो, वीडियो देख लेना, एट द स्टार्ट ऑफ वी आर कैरिंग अटैक्स ऑन
टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कैरिंग का मतलब क्या होता है, चल रहा है एट द स्टार्ट, यानी क्या, ऑपरेशन शुरू करने से पहले। तो ये लोगों को समझता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप बार बार गांधी को बदनाम करते हो, आरएसएस का तो बड़ा एजेंडा ही रहा है कि एक गाल में मारोगे तो दूसरा गाल सामने करेंगे। आज मैं आपके माध्यम से अंजना जी पूरे देश को बताना चाहता हूं उसके पीछे का वाकया क्या था। एक दलित सम्मेलन में महात्मा गांधी जी गए थे। अब दलित सम्मेलन में जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे पास क्यों आए हो, 5000 साल से बड़ी जातियों ने हमको दबा कर रखा है, एक चाटा मारेंगे हम आपको। तो उन्होंने कहा कि आप एक नहीं, मेरे दूसरे गाल पर भी चाटा मारेंगे, जो 5000 साल तक मैंने आपके साथ अन्याय किया तो मैं दूसरा गाल सामने करूंगा। ये उस वाकया है जिसको आप बार बार कमजोरी के साथ जोड़ते हो, क्योंकि गांधी ने कभी भी मिलिट्री नहीं होना चाहिए कहा नहीं। तो गांधी को बदनाम करना छोड़ दीजिए। 130 देशों में स्टैच्यू और हर कोई बड़ा व्यक्ति आता है ना तो गांधी का नाम लेता है। रही बात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, मैं यहाँ से भी मेरे देवी देवताओं को प्रणाम कर लूँ ना, कण कण में बसे है राम कहते हैं ना, यहाँ से भी प्रणाम कर दूँ तो भी प्रणाम पूरे देश में, पूरे जहाँ जहाँ हमारे शक्तिपीठ है वहाँ पहुँच जाता है। अभी ओंकारेश्वर जाके आया हूँ नासिक के, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है। तो ये बात एक और बात है। लेकिन देश के साथ अगर जयशंकर जी ऐसे करते हैं, 26/11 की बात आपने कही, 26/11 के वक्त ये हुआ था अंजना जी, 9 लोगों को तो वही मार दिया था। आज भी सिंदूर मिटाने वाले 4 लोग गायब है। आज भी जिनको 1989 में 1999 में छोड़ दिया गया था, हाफिज सईद, अजहर मसूद, सैफुल्लाह, सैयद सलाउद्दीन, ये लोग जिंदा है। ये लोगों को जब तक हम फांसी के फंदे तक लाते नहीं, या हमारे गोली का या हमारे बम का शिकार नहीं बनाते हैं, तब तक हमारे सिंदूर का बदला जो है वो पूरा नहीं होता है। आपने कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि बात होगी पीओके पे, बिल्कुल बात पीओके पे होगी। सिर्फ 1994 में इस देश के संसद ने एक मत से सभी लोगों ने मिलकर जो है एक ठहराव, एक रिजोल्यूशन पारित किया था। और रिजोल्यूशन ये था कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई बात होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी। और इसी बात को तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने लाल किले से 15 अगस्त के भाषण में कहा था, इसका मसला इस्लामाबाद और दिल्ली में है और बात कोई बची है तो सिर्फ पीओके को वापस लेने की बात बची। रही बात 26/11 की, आप 26/11 की बार बार बात करते हैं। 9 आतंकवादियों को तो वहीं ढेर कर दिया था, ताज में, कामा के पास में, इंडिया गेट के पास में, उनको वहीं ढेर कर दिया था। और एक जो था उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाकर पूरे दुनिया को दिखा दिया था कि आतंकी पाकिस्तान है, आतंक को सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान है। और पूरे देश, पूरी दुनिया जो है हमारे साथ खड़ी थी। आज हमारे साथ कौन खड़ा है? कितना भी कोई झूठ बोल ले, दुनिया के सामने सब खड़ा है। हम सुनो, एक लास्ट आखिरी मुद्दा, हम नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। आज इसके चलते कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, हम पूरे ताकत के साथ खड़े हैं। अगर ट्रंप, वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, संवैधानिक पद पर है, महासत्ता का प्रमुख कहलाता है, वो बार बार अगर मेरे प्रधानमंत्री को आग दिखाता होगा। मैंने पाकिस्तान का कई बार उल्लेख किया कि उन्होंने सबसे बड़ा टेररिस्ट मोदी जी को कहा था, ये बहुत पाकिस्तान की मीडिया की बात करते हैं। तो उनको आग दिखाने का काम अगर सरकार नहीं करेगी तो कांग्रेस करेगी। कांग्रेस कहेगा कि ये देश का स्वाभिमान, देश की स्वतंत्र विदेश नीति और देश के सार्वभौमता से अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा तो यहाँ से हम जवाब देंगे, क्योंकि हम भी देश की जनता की जवाब है। सरकार दे, सरकार के साथ हम पूरे ताकत से खड़े हैं, कोई मध्यस्थता नहीं है। 4 सवाल है उनके। सबसे पहले उन्होंने कहा 26/11 के बाद हमने आतंकियों को मारा था, अभी तक आतंकी 1 महीना हो गया है, आप नहीं मार पाए। दूसरा, वो कह रहे पीओके क्यों नहीं लिया। तीसरा उनका सवाल है कि ट्रंप का नाम बार बार क्यों आया। कहा पीओके बात होगी तो पीओके पर ही होगी पाकिस्तान से। ठीक, तीनों पर आपका जवाब। बिल्कुल जवाब देता हूं। इन्होंने कहा 94 में रेजोल्यूशन था, बात पीओके पे होगी। 26/11 में जो लोगों को नहीं ध्यान हो तो बता देना चाहता हूं, जो आतंकवादी मारे गए थे सबके पास फेक हिंदू आईडी कार्ड थे, सबके हाथों में कलावा था। अगर शहीद तुकाराम मोमले ने अपनी छाती पर दर्जनों गोलियां सहकर अजमल आमिर कसाब को जिंदा न पकड़ा होता तो इन्होंने हिंदू टेरर की थ्योरी चेप दी होती। और ये मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूं, इनकी सरकार का कहना था कि मसूद अजहर ने करवाया, मगर इनके एक नेता अजीज बर्नी की किताब 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी की, वो आरएसएस ने कराया, उसका उद्घाटन करते हैं। किताब कैसे लिख दी गई भाई 15 दिन के अंदर? इसका मतलब सारा मसाला तैयार था, आपके मन में कुछ और था। और उसके बाद हुआ क्या? उस समय हमारे एयरफोर्स चीफ फाली होमी मेजर ने लिखा है 2016 में कि भारत की सेना एयरफोर्स कार्रवाई करने को तैयार थी, मगर सरकार ने परमिशन नहीं दी। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा है कि उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि उन्हें लगा कि उससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। और केवल 9 महीने के बाद जुलाई 2009 में इन्होंने शर्म अल शेख में जाकर एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। उसमें तो कहीं पीओके नहीं था। उसमें जानते क्या था? उसमें था कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। 2007 में हवाना में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है, और शर्म अल शेख के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान हिस्सा था।
यानी आप यह समझिए कि एक प्रकार से भारत सरकार ये मान रही है कि अगर कश्मीर में वो इन्वॉल्व है तो बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। मगर हमारी सरकार ने क्या करके दिखाया, एक रात में सिंदूर ऑपरेशन हुआ, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का ठिकाना ध्वस्त कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले वो हाफिज सफीउल्लाह मारा गया, पता नहीं किसने जाके मार दिया, जिसने सीआरपीएफ कैंप पे रामपुर में हमला किया था, आरएसएस हेडक्वार्टर पे हमला किया था। तो हमने जानते क्या कि आप में से जो लोग यूपी और एमपी के रहने वाले होंगे तो आल्हा का नाम सुना होगा। आल्हा में एक लाइन है कि कागद बरनो बग उदल की झैकी मार सही ना जाए, मतलब वो बाघ उदल की उस वीरता का क्या वर्णन करे जिसकी मार सही नहीं जाए। कागद बरनो बग उदल की झैकी मार सही ना जाए, एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। हमने एक दिन में ऑपरेशन किया, जैशे मोहम्मद लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर उड़ाया और ये पता नहीं हाफिज सफीउल्लाह कहां से खौफ खा के मर गया। तो हमने जो करके दिखाया है उसमें जमीन और आसमान का अंतर। ठीक है, एक छोटा सा रिमार्क, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए 2001 में भारत के संसद पे हमला हुआ था, अक्षरधाम में भी हुआ था, लेकिन संसद पे हमला होना यानी हमारे छाती पर हमला था वो। उस वक्त 1 साल तक हमारे दोनों सैनिक जो थे बॉर्डर पे थे, सुधांशु जी। अगर उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शर्मलसार में जो है वो सेक्रेटरीज ने दिया था बयान, शर्मलसार में मनमोहन सिंह साहब ने कोई बयान नहीं दिया था। आपकी जानकारी लेके दे दूं, आपको भेज भी दूंगा क्योंकि आप थोड़े समझदार हो। रिटन स्टेटमेंट है, बयान नहीं है, आपको मैं दिस इज अ जॉइंट डिक्लेरेशन। नहीं, मैं आपको वो जॉइंट डिक्लेरेशन भी भेज दूंगा, वो जरा ठीक से देख लेना। ये एक पॉलिसी थी, यूपीए ने 6 स्ट्राइक किए थे, सर्जिकल स्ट्राइक्स। अभी मुझे कोई यहाँ पर जज बन के बैठे थे, उन्होंने कहा था, मेरा दोस्त था उसने 10 लाए थे, मैं एक एक गिना देता हूँ, झुटला देना अगर गलत है तो। 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स 2008 से 2014, जून 19 2008 भट्टल सेक्टर पूंछ जम्मू एंड कश्मीर, अगस्त 30 सितंबर 2011 सेकंड स्ट्राइक शारदा सेक्टर अक्रॉस नीलम रिवर वैली केल, जनवरी 6 2013 थर्ड स्ट्राइक एट सावन पट्टा चेक पोस्ट, जुलाई 27-28 2013 फोर्थ स्ट्राइक इन नजापिर सेक्टर, अगस्त 6 2013 फिफ्थ स्ट्राइक इन नीलम वैली, और जनवरी 14 2014 6 सर्जिकल स्ट्राइक। और हमने बांग्लादेश में 2009 में जब कू होने की कोशिश हुई थी, क्यों नहीं अतुल जी? नहीं पॉलिसी, नहीं, एक सेकंड, अभी आप सरकार से तमाम सवाल पूछ रहे हैं कि एक्शन में क्या हुआ, कितने जेट गिरे, सब बताओ। उस समय आपने क्यों नहीं देश को बताया? नहीं अंजना जी, ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन है। द टेलीग्राफ को देखिए, दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया में ये बात चल रही है कि ऐसा ऐसा हुआ है और एस जयशंकर ने ऐसा बयान दिया है। तो हमारे देश की सरकार ने सीना ठोक के कहना चाहिए कि हम कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती और इस तरह की जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया चल रहा है वो गलत है। लेकिन कहेंगे नहीं, क्योंकि इनको पाकिस्तान से नहीं लड़ना है, इनको देश में देश की स्वाभिमान और सार्वभौमता जो है उसको दुनिया में ठोक के नहीं बताना है, इनको कांग्रेस से लड़ना है, जो कि पूरे संकट के समय में इनके साथी। अब मैं बताता हूं इनको क्या क्या है, बताने के लिए बहुत कुछ होता है, फॉरेन पॉलिसी में नहीं बताना चाहिए। आईएसआई को इन्होंने बुलाया था, कहां? इन्होंने बुलाया था पठानकोट में इन्वेस्टिगेशन करने। देश के गृह मंत्री क्या कहते हैं? देश के गृह मंत्री कहते हैं पाकिस्तान हैज मेड सीरियस एफर्ट्स टुवर्ड्स पठानकोट इन्वेस्टिगेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अमित शाह क्लीन चिट दे रहे आईएसआई को। देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए वहां चले जाते। मनमोहन सिंह 10 साल में एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए थे, जबकि उनका जन्म विभाजन के पहले पाकिस्तान में होता, कभी वो पलट के जो है वो पाकिस्तान में नहीं गए। अडवाणी जी कहते कि अपने जिना जो है वो सेकुलर है, जिना सेकुलर है। नरेंद्र मोदी जी जो है वो नवाज शरीफ को आम और शॉल भेज देते हैं। तो ये सारा पाकिस्तान परस्ती का काम हम भी कह सकते हैं। और यहीं पर एक डिस्कशन हुआ था, आखिरी मुद्दा 5 सेकंड, यहीं पर एक डिस्कशन एफएटीएफ में जब बात होती है, एफएटीएफ के 75 सदस्य देश है, उसमें से एक भी हमारे साथ खड़ा नहीं होता है और उसको पैसे मिल जाता है $2.3 बिलियन। बाद में जो 11 शर्तें रखी की बात और है, लेकिन हमने एफएटीएफ की बात आईएमएफ में होती है, एफएटीएफ की बात आईएमएफ में ही होती है, वहां पर एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ है। तो कांग्रेस आपके साथ तो ताकत से खड़ी है, पूरा देश आपके साथ ताकत से खड़ा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ना सर्वदलीय बैठक में आते हैं, पीठ दिखाते हैं, तो आपको संसदीय परंपरा का आप सम्मान नहीं करते, कहते हैं लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए। आईएमएफ ने जो पैसा दिया पाकिस्तान को लेकर, हम कितना दबाव बना पाए हैं, और उनके तमाम सवाल आपने सुने ही हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, देखिए, उनके झूठ का जितना भी नकाब है उतारते हैं थोड़ा धीरे धीरे। रुकिए, इन्होंने कहा 7 सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये कैसा सर्जिकल स्ट्राइक था कि पाकिस्तान बिलबिलाया भी नहीं, वो भी खामोश, ये भी खामोश। अब ये 70 भी कह दे तो हमारे पास तो कोई चारा बचता नहीं। प्लीज, दिस इज नॉट फेयर। ये मिर्ची लगाई मैंने, मिर्ची बहुत लगाऊंगा अभी, ये कूदेंगे पॉपकॉर्न की तरह। सवाल ये है तत्कालीन सेना प्रमुख ने कहा था ये यार, ये हमेशा यही होता है, ये तरीका ठीक नहीं कि कोई बोल रहा है बीच में आ गए। इनके तमाम सर्जिकल स्ट्राइक में 70 जोड़ दें, 80 जोड़ दें, होना कुछ नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री महोदय ने बीकानेर से जो आज कहा है, मैं थोड़ा और जोड़ दूं, सुधांशु जी ने कविता सुनाई अटल बिहारी वाजपेयी के गालिब का भी देश है, तो थोड़ा पूछ लूं
वो हमेशा पूछते रहते हैं हमसे, हर बार पूछते हैं कि तू क्या है, तू बता कि तू क्या है। तो हमारा लहू चीख के कहता है, रगों में दौड़ते रहने के नहीं हम कायल, जब आंख से न टपके तो वो लहू क्या है, ये सवाल है। आप कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आप बार बार कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमें पाकिस्तान से लड़ना है। आप कहते हैं कि कांग्रेस से मत लड़िए। प्रभु, हाथ जोड़ के राहुल गांधी जी को यहां से विनम्र प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु राहुल गांधी जी, आपको गांधी जी जैसी सद्बुद्धि आए और इस देश के साथ खड़े रहिए। जब आंतरिक कलहों को पाकिस्तान की सोशल मीडिया का बहस का विषय मत बनाइए। जब भारत ने 9 माकूल ठिकाने उड़ाए और भारत की सैन्य शक्ति ने अदम्य साहस का दुनिया में परिचय दिया, सारी टेक्नोलॉजी का परिचय दिया कि चाइनीज का मिसाइल फुस उड़ गया, उस वक्त आप सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा रफाल क्या हुआ। डीजीएमओ ने जब बात सारी कह दी, अगर राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आता तो उनके एक चाचा रहते हैं विदेश में, सैम पित्रोदा, से पूछ लेते, उनकी अंग्रेजी थोड़ा राहुल गांधी से ज्यादा। लेकिन सत्यप्रकाश, ये सवाल आपसे भी, आप ही से है, आप जब इनके स्ट्राइक्स को लेकर सीधा नकार रहे हैं तो आप सेना का, क्योंकि इन्होंने थोड़ी किया होगा ना, लौंडे पाटिल साहब ने किया होगा ना कांग्रेस के नेता ने, तो उनके कोई सैनिक, तो सेना ने किया होगा ना। उनके कोई उस समय के जो रिटायर सैनिक है वही आके बता दें कि मैं डीजीएमओ था, मैंने स्ट्राइक किया था, ये प्लान था। झूठ बोलने की फेहरिस्त कांग्रेस की बड़ी बड़ी है, क्योंकि 2008 में मैंने उस प्रधानमंत्री को देखा जो मनमोहन सिंह थे, वो हमले के बाद पूरे लाव लश्कर के साथ मुंबई में उतरते, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आई एम हियर टू शेयर द ग्रीफ, दैट वाज इन इंग्लिश, कि मैं यहां दुख बांटने आया हूं। ये कैसा दुख बांट रहे थे कि सड़कों पर लहू पसरा था, भारत का मस्तक नीचे उठा था और आप कुछ नहीं कर पाए, खामोश रहे। ऐसी खामोशी ये मिट्टी चीख चीख कर पूछेगी आपसे हमेशा इतिहास में कि भारत का मस्तक हमेशा आपने क्यों झुकने दिया। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो उस बात पर आज पूरा देश खड़ा है, आप क्यों नहीं खड़े हैं? भाटी सवाल ये है। छोटा सा रिबटल ये चाह रहे हैं, छोटा कीजिएगा सर। भाटी साहब उन्होंने कहा था मैं देश को बिकने भी नहीं दूंगा। अभी ये टेलीग्राफ का आर्टिकल है, देश की बदनामी कैसे हो रही है, ये टेलीग्राफ का आर्टिकल है, वो बता रहे कि चाइना और पाकिस्तान ने क्या किया है। इसका जवाब हमारे देश की सरकार ने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? जब कांग्रेस और पूरा देश साथ में खड़ा है, नहीं देंगे। ये जो है ना ब्रूटल टेरर स्ट्राइक, ये पहले पन्ने की ऐड थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब सीएम थे, 26/11 में बाहर रह के बात कर रहे थे। आप ये ना बताइए 1971 में घूस के मारा था, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने भी घूस के मारा था। आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विपक्ष खड़ा नहीं था। विपक्ष संसद में स्पेशल सत्र बुलाया था। जी ने संसद में कहा विपक्ष संसद पंचाधिकम शतम, हम 105 अलग नहीं है, हम पूरे 105 विपक्ष बिल्कुल साथ में नहीं था। विपक्ष साथ में नहीं था। विपक्ष सवाल पूछ रहा था, विपक्ष मोर्चा निकाल रहा था। जाकर देख लो पार्लियामेंट्री के पुलिस स्टेशन में किस तरह से वाजपेयी जी ने मोर्चा निकाला था। पूछ रहे थे आप कौन से वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरह से सवाल पूछे जाते थे। आप क्या बात कर रहे हो? गद्दारी का इतना बड़ा इतिहास पढ़ दिया मैंने, फिर भी आप वो भी बात कर रहे। क्या ऐसा को बुलाना गद्दारी नहीं थी क्या? इस तरह से देश के साथ में खड़े रहने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, वहां पर एक्शन चल रही थी ताज होटल में और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। हमने कभी नहीं पूछा, लेकिन हम सवाल वो पूछ रहे हैं क्योंकि देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ। देश के प्रधानमंत्री यासीन मलिक से अटल बिहारी वाजपेयी ने चर्चा की थी। पकड़ा मसूद और जब जेल में रखा और जब टांग दिया, और जब से लेके 2000 और जब मुफ्ती मोहम्मद सईद मसूद अजहर क्या कर रहा था आपकी सरकार में? मसूद अजहर मसूद को छोड़ने वाले आप लोग हो। अजहर मसूद को कंधार में छोड़ने वाले आप लोग हो। और आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, नहीं आपसे मैं सवाल पूछता हूं, इस तरह से देश की जब नाकामी जो है खुद देश का विदेश मंत्री करता है, आप क्या पूछते हो? हमने इस्तीफे लिए हैं और लोगों को घर भेजा है। आप तो समझते हो, आप तो बचाते हो और देश की इज्जत जाती है, देश का स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होता है, फिर भी 2-4 सीटों के लिए साथ में खड़े रहते हो। भाटी जी बोलेंगे उसके बाद सब प्लीज। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। बात करना तो ऐसा नहीं, अभी तो शुरू ही करा मैंने। नहीं ऐसा नहीं। ये सवाल भारत के खानदान रईस और गरीब जी, ये क्या तरीका है? ये चल रहा हिंदुस्तान एक खानदान है, तुम्हारा खानदान होगा अलग, तुम होगे रईस, लेकिन हमारा खानदान
इस देश का देशभक्त का खानदान है, तुम्हारा खानदान होगा नहीं, और तुम आसमान में, हम जमीन से उठकर तिरंगा लहराएंगे, हम जमीन से उठकर कहेंगे भारत माता की वंदे, जय हिंद की सेना। लफ्ज गलत, जिसका झूठ होता है ना वही चिल्लाता है। आपसे निवेदन करूंगा मैं, आपके किसी के पास ना हो, वैसे तो अब नेट पे भी उपलब्ध हैं, आप मनोविज्ञान की किताब पढ़ना। मनोविज्ञान कहता है कि जो आदमी जितना ज्यादा झूठ बोलता है वो उतना ही चिल्लाता है। टॉपिक पे आइए, आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है। मनोविज्ञान का तथ्य ये बच्चे भी यहाँ कुछ सुनने आए हैं जो हमारे दर्शक भी देखें। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो नृशंसतापूर्वक कार्रवाई की, नृशंस हमला किया, हमारे भारतीयों की हत्या की, उसके बाद हमारी सेना ने शानदार और बहादुरी पूर्वक जवाब दिया और काफी नुकसान उन्हें पहुंचाया। लेकिन जो हमला हुआ वो भी भारत के ऊपर था और जो जवाब दिया गया वो भी भारत की ओर से था। इस जवाब में जो सेना का शौर्य है, सेना का पराक्रम है, कोई व्यक्ति मैं श्रेय लेना चाहे तो वो छोटापन है, वो उसकी छोटी सोच है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 40 मिनट के भाषण में 40 बार तो मैं कहा और 6-7 बार नरेंद्र मोदी कहा। मैंने पहले आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री देखे हैं जो अपना ही नाम लेते हैं भाषण में, नरेंद्र मोदी के अंदर। और एक नया जुमला आज हमें दिया, मेरे अंदर अभी ये शेर सुना रहे थे, उसमें जो आंखों से न टपके तो लहू क्या है, लहू का वो तो कह रहे हैं मेरे अंदर तो सिंदूर बह रहा है, लहू है ही नहीं, सिंदूर बह रहा मेरे अंदर तो। और मैं एक बात बताऊं, ये जो श्रेय जाना चाहिए, आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फौजी ड्रेस में फोटो लगा के बीजेपी वाले जगह जगह होर्डिंग लगा रहे हैं, ये छोटापन नहीं है क्या? ये सेना का अपमान नहीं है क्या? लड़ाई सेना ने लड़ी है, श्रेय आप उन्हें दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हम तो बचपन से गाते रहे हैं, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी है लेकिन अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस देश में एक ताकत है, इस देश की मिट्टी की ताकत है, इस देश के 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है। उसका श्रेय आप अकेले लेने का प्रयास मत कीजिए। और आखिरी बात में कहते हुए, अंजना जी, मुझे याद है मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था 99 में, नहीं सॉरी मैं गलत कह गया, 99 में मैं नहीं पढ़ता था, 90 में मेरी एमए हो गई थी। लेकिन 99 में जब कारगिल युद्ध चल रहा था, मैंने उस समय आपके ही ग्रुप की मैगजीन इंडिया टुडे में मेन स्टोरी थी कि इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है और इस इंटेलिजेंस फेल्योर की कितनी कीमत चुकानी पड़ी है देश को, और 50 सवाल भारत सरकार से पूछे गए थे। अब तो युद्ध खत्म हो गया, अब तो सवाल पूछने चाहिए, विपक्ष को भी पूछने चाहिए और मीडिया को भी पूछने चाहिए। मैं सवाल पूछने पे क्या पाबंदी है? मैं सिर्फ 2 पंक्तियां बोलूंगा। जो इन्होंने कहा था ना कि जो खानदानी रईस हैं मिजाज अपना नरम में रखते हैं, उसी गजल की जो आखिरी वाली लाइन है जनाब, वो राहुल गांधी जी अब फर्स्ट पंक्ति में आ गए ना, तो उर्दू में फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट प्रथा पहली सफ कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बन के। तो उन्होंने वो लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। सबने जाके देखा कि उनका जो वक्तव्य था वो क्या था। और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं कहता हूं मगर अब आंखें खोलो, एक दौर में रावलपिंडी पेशावर में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, अब तो कश्मीर में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, धुबरी बरपेटा करीमगंज में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, मालदा से लेके मल्लापुरम तक दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, और काबुल में अब नहीं बचा नामो निशा हमारा। गाते रहो कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब उस बस्ती की मिटती हस्ती को समझने के लिए जब समाज में जागृति आ रही है, उस जागृति के विरुद्ध तमाम लोग आके खड़े हो रहे हैं। आज इसको समझने की जरूरत है। और एक पंक्ति में जो अतुल जी ने कहा उस पर भी जवाब दे दूं, जिस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर जी ने जाके पाकिस्तान में कहा मोदी को हटाना है, हमें आपकी मदद चाहिए, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के सिद्धू ने जाकर जनरल बाजवा को गले लगाया, और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा जब तक यह सरकार रहेगी कुछ नहीं हो सकता, जब आप लोग आएंगे तभी हालात सुधर सकती है। वो लोग आकर अगर ये कहें कि हमने इतना किया था, मैं सिंपल बात, हमने भी नहीं कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है,
2016 में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने कहा, 2019 में एयरफोर्स ने कहा, और इस बार सेना की 2 बेटियों ने आके कहा। इसका मतलब आपने जब किया था तो सेना को कहने से रोक दिया था, और उन्हीं को इसका मतलब हुआ सेना को कहने से रोका था। तो इनकी जाते स्ट्राइक कैसी है? आप सबने 30 मार खा शब्द सुना होगा ना, पर उसकी कहानी पता है ना 30 मार खा क्या था? साहब ये 30 मार खा है, 30 मार खा। तो पूछा 30 किसको मारा था? कहीं 30 मक्खियों को मारा था, इसलिए 30 मार खा कहलाते हैं। और तो उसी बेटी को इनका एक मंत्री और इनका उप मुख्यमंत्री कहता है कि ये आतंकी की बहन है। अरे कुछ है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सुधांशु जी, हम तो बलिदान का परिवार है, तिरंगे में लपेट लपेट कर अपने आप को यहाँ इस देश के लिए कुर्बान किया है, और फिर भी 4 लोगों में जाते हैं क्योंकि हस्ती है हमारी की मिटती नहीं, सुधांशु जी आपसे सवाल, क्योंकि देश में मिटना हमारा जो है तकदीर रहा है, मुकद्दर रहा है। सेना है, देश की सेना जितनी भी स्ट्राइक होती है, चाहे कोई भी पहलगाम के टाइम हुआ या फिर पिछले वो क्या बोलते हैं उसको बालाकोट के टाइम हुआ, जो प्रक्रिया होती है वो सेना करती है। इसका श्रेय भारतीय जनता श्रेय क्यों ले रही है आपकी पार्टी, आपके नेता? हमने कब श्रेय लिया? अब मैं पूछना चाहता हूं 1971 के समय पैराट्रूपर्स को लीड किसने किया था ढाका में? बताइए, इन दोनों में तो कोई बता सकता है? अरे भैया निशाने पाकिस्तान बताइए तुम्हारे नेता के निशाने पाकिस्तान जनरल जैकब, निशाने पाकिस्तान जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा और उस समय भारतीय आर्मी चीफ जनरल श्याम मानेक शाह, रक्षा मंत्री का नाम तो इनको सरसर पता नहीं होगा। पाकिस्तान को बता दिया, पाकिस्तान के अभी अपने मुंह से बोले उनको निशाने पाकिस्तान मिला है, इनके जो विपक्ष बार बार ट्रंप को लेकर बोल रहा है, क्या जैसे एक हाथी चलता है, जैसे सरकार चुप है तो क्या विपक्ष भी चुप नहीं रह सकता? विपक्ष बार बार ट्रंप का नाम लेकर क्यों ट्रंप की हवा दे रहा है सीज फायर के लिए? देखिए, अगर ट्रंप कहता है कि मैंने ये किया है तो 2 देश के बीच में और हमारी संप्रभुता और हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करता है, और हमारी चिढ़ाने के लिए 8वीं बार उन्होंने कहा है। तो देश के प्रधानमंत्री के साथ तो पूरी ताकत खड़ी है। देश के प्रधानमंत्री कह दे कि ये द्विपक्षीय है, ट्रंप का हम सुनते नहीं है, हम हमारे देश की सुनते हैं, इसलिए कहना जरूरी है। अगर सरकार देश की इज्जत नहीं बचाती है तो विपक्ष बचाएगा। सबसे बड़ा मेरा सैल्यूट है अपने सैनिकों को, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मेरा क्वेश्चन है कि आप जान रहे हो कि पाकिस्तानी क्या कर चुके हैं कि टेररिज्म को स्पेस दे रखे हैं, तो आप उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? आप उसको वाई यू कैन नॉट रिमूव देम फ्रॉम द मैप। उनको ट्रंप महान कहता है झंडा से, मतलब आप देखिए जो उन्होंने प्रश्न पूछा है, अब सुनिए, जो उन्होंने प्रश्न पूछा है और जो इन्होंने ट्रंप वाली बात कही, दोनों का मिला के आंसर, वो भी ट्रंप ने महान कहा था पाकिस्तान को, नहीं समझ में आया। देखिए याद करिए, जस्ट एक फैक्ट कोट करता हूं। 9 तारीख की रात दिन में जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से पूछा जाता है भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, वो कहते हैं दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। 9 और 10 की रात को क्या हुआ? और शहबाज रात भर चर्चा की। सर अपने टर्न पे बोलिए, आपको बता रहा हूं। शहबाज शरीफ का ऑन रिकॉर्ड बयान है, आप सबने देखा होगा कि 9 और 10 की रात, दरमियानी रात 2:30 बजे मेरे सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने कई एयर बेसेस के ऊपर अटैक कर दिया है और नूर खान एयर बेस पे मिसाइल गिरा दी है। यह हुआ 2:30 बजे रात को। अब आइए उसके बाद क्या हुआ? जो ट्रंप का बयान है तो पूरा पढ़ो ना। उसने कहा हमने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया है, क्योंकि सरगोदा एयर बेस के ऊपर माना जाता है, हमें नहीं पता है कि क्या है, माना जाता है उनका न्यूक्लियर आर्सेनल है, और जिसकी वजह से वहां पर प्लेन भी गया। ये 14 मई को सवाल पूछा गया अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट वाले से, वो कह सकता था हमारा कोई प्लेन नहीं गया, उसने कहा मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। तो भगवान जाने क्या हुआ हो सरगोदा में। आपको पता सरगोदा की दूरी कितनी भारत से? केवल 177 किलोमीटर। यहां से मथुरा ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता तो वो सीमा पे आके रुक नहीं जाता। इसलिए वाइप आउट होने की बहुत सी जानकारी हो सकता है अमेरिका के पास रही हो। ट्रंप का स्टेटमेंट मानिए तो पूरा मानिए, और व्यापार की धमकी देके व्यापार की धमकी देके जो है वो सीज फायर करा है, वो बात बिल्कुल छोड़ देते हैं। नेतृत्व एक सही हाथ में है। 2008 में कमजोर नेतृत्व के हाथ में भारत था, इसलिए भारत का आफ्ताब दूर तक चमकेगा, महताब भी महकेगा। फिजा में जो बारूद खुली है ऑपरेशन सिंदूर से दरकेगा। चिड़िया फिर चहचहाएगी, चिड़िया फिर चहचहाएगी और गुलाब भी महकेगा। देखिए इतनी बड़ी बड़ी शायरी में बातें करते हैं, लेकिन 4 आतंकी जिन्होंने हमारे 22 बहनों को सिंदूर उजाड़ दिया, उनको अब तक नहीं पकड़ पाए। हमने वो 9 लोगों को वहीं पे फेंक दिया था, वहीं पे गाड़ दिया था, और एक को फांसी चढ़ा के दुनिया के सामने पाकिस्तान को ले गया था। ये नहीं चलेगा इनको। नहीं, आज ट्रंप की बात अभी सुधांशु जी ने एक अच्छी जानकारी दी कि सेना के अलावा किसी को जानकारी नहीं होती है क्या ऑपरेशन हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है।
तो ये साफ जाहिर करता है कि हमारे विदेश मंत्री झूठ बोल रहे थे। आपकी सरकार को उस विदेश मंत्री के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। टाइम खत्म है भाई, विदेश मंत्री ने तो स्पष्ट कर दिया। वैसे एक पॉइंट और बता दूं, एक ही लाइन कह के, जो इस लड़ाई में जानते क्या हुआ है, चाइना के जो डिफेंस स्टॉक्स थे, F-17 बनाने वाली कंपनी एविक्स, चेंगडू में जाकर चेक कर 9% से 15% नीचे गिर गए। मारा इधर, डिफेंस स्टॉक उनका गिरा, और चाइना के जो इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।